गौतम ने भर दी माही की मांग सिंदूर से, परिवार शॉक्ड। अनुपमा के पैरों तले खिसकी जमीन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अनुपमा की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आ गया है, एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसने माँ बेटी के रिश्ते की नींव हिला के रख दी है। जिस बेटी को अनुपमा ने अपनी जान से ज्यादा चाहा, जिसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचा के रखा, आज उसी बेटी ने, उसी माही ने अपनी माँ के सबसे बड़े दुश्मन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा लिया है। ये सिर्फ सिंदूर नहीं, ये अनुपमा के स्वाभिमान की राख है, जिसे गौतम ने उसकी बेटी की मांग में सजाकर उसके मुंह पर उड़ा दिया है। ये वो पल है जहां कहानी एक साधारण पारिवारिक ड्रामा से निकलकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में तब्दील हो गई है। कैसे हुआ ये? क्यों हुआ ये? और अब आगे क्या होगा? आज हम कोई सतही बात नहीं करेंगे। आज हम इस कहानी की खाल उधेड़ेंगे, इसके हर एक किरदार के दिमाग के अंदर घुसकर उनके सच को बाहर निकालेंगे। ये है अनुपमा का महाविश्लेषण, मेरे यानी कुसुम के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल दिल दोस्ती ड्रामा पर। तो कहीं मत जाइएगा और अपनी चाय कॉफी का कप लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये विश्लेषण लंबा और गहरा होने वाला है। ड्रामा का ये रोलर कोस्टर अब अपनी सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक चढ़ाई पर है। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले माही की मानसिकता में उतरना होगा। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि माही इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है, लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ बेवकूफ की नहीं है। बात है सालों से दबे हुए एहसासात की। बात है अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड सिंड्रोम की। माही हमेशा से अनुपमा की परछाई में रही है। उसकी माँ एक सुपर वुमन है जो पूरी दुनिया से लड़ जाती है, जो हमेशा सही होती है। ऐसी मजबूत माँ के साए में कई बार बच्चे अपनी पहचान बनाने के लिए छटपटाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी कोई आवाज नहीं है। माही के दिल में कहीं न कहीं ये बात घर कर गई थी कि उसकी माँ अपनी लड़ाइयों, अपनी जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त है कि उसके पास अपनी बेटी के छोटे छोटे दुखों को सुनने का वक्त ही नहीं है। प्रेम और आर्यन के साथ उसके रिश्ते टूटे और हर बार उसे यही लगा कि उसे अकेले ही सब कुछ सहना पड़ा। ये अकेलापन एक जहर की तरह उसकी रगों में फैल रहा था। उसे प्यार की नहीं, एक सेवियर यानी एक बचाने वाले की तलाश थी, और गौतम ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा। उसने माही को वो अटेंशन दी जिसकी वो भूखी थी। अनुपमा का प्यार त्याग और बलिदान वाला है, जो शायद माही की पीढ़ी को समझ नहीं आता। उन्हें प्यार जताने वाला चाहिए, और गौतम ने वही किया। जब गौतम ने उसकी जान बचाई तो माही के लिए वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मसीहा बन गया। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो सिर्फ उसके लिए खड़ा है, जो सिर्फ उसे देख रहा है, अनुपमा को नहीं। ये एक किशोरी का अपनी माँ के खिलाफ विद्रोह भी है, ये साबित करने की जिद कि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और देखो, मैंने एक ऐसा इंसान ढूंढा है जो तुमसे ज्यादा मेरी परवाह करता है। ये एक खतरनाक साइकोलॉजिकल खेल है जो माही अनजाने में खुद के साथ ही खेल रही है। वो गौतम से प्यार नहीं करती, वो उस आइडिया से प्यार करती है कि कोई उसे बचा रहा है, कोई उसे अनुपमा के दबदबे से आजाद कर रहा है। अब आते हैं इस कहानी के विलन गौतम पर। गौतम कोई मामूली विलन नहीं है जो सिर्फ चिल्लाता है या धमकी देता है। वो एक नार्सिसिस्ट है, एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ अपनी जीत से मतलब है, चाहे उसके लिए उसे किसी की जिंदगी ही क्यों न तबाह करनी पड़े। उसने अनुपमा को हराने के लिए सबसे सटीक हथियार चुना, उसकी बेटी। उसने अनुपमा की परवरिश पर ही सवाल उठा दिया। उसका प्लान एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था, बिल्कुल सटीक और बिना कोई गलती किए। उसने पहले लव बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया। माही पर अचानक से बहुत सारी अटेंशन, सहानुभूति और तारीफों की बौछार कर दी। उसे ये महसूस कराया कि वो दुनिया की सबसे खास लड़की है। जब माही किसी अपनी छोटी सी बात पर परेशान होती थी तो गौतम घंटों बैठकर उसकी बात सुनता था, जबकि उसे लगता था कि अनुपमा के पास 5 मिनट भी नहीं है। इसके बाद उसने बड़ी चालाकी से माही को उसके परिवार से आइसोलेट कर दिया। उसके मन में ये बात डाल दी कि उसकी माँ और उसका परिवार उसे नहीं समझते और सिर्फ गौतम ही उसका सच्चा दोस्त है। वो अनुपमा के हर एक एक्शन को तोड़ मरोड़ कर पेश करता। अगर अनुपमा माही को किसी चीज के लिए मना करती तो गौतम कहता, देखा, तुम्हारी माँ तुम पर भरोसा नहीं करती, वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है। फिर उसने ट्रामा बॉन्डिंग का सहारा लिया, खुद को भी माही की तरह एक अकेला और सताया हुआ इंसान दिखाया। इस झूठे दर्द के रिश्ते ने माही को भावनात्मक रूप से गौतम से जोड़ दिया और आखिर में उसने एक संकट का निर्माण किया।
वो जो करंट लगने वाला हादसा था, उसे एक बार फिर से सोचिए। एक शातिर बिजनेसमैन जो हर चाल सोच समझकर चलता है, क्या वो इत्तेफाक से सही समय पर सही जगह मौजूद था, या फिर ये एक केयरफुली प्लान्ड स्टेज परफॉर्मेंस थी जिसका हीरो भी वो खुद था और डायरेक्टर भी। गौतम जानता था कि अनुपमा पर सीधा वार करने से वो और मजबूत होगी, लेकिन अगर उसकी बेटी को ही उसके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो अनुपमा अंदर से टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगा। अब बात करते हैं अनुपमा की। अनुपमा की त्रासदी ये है कि वो सच देख सकती है लेकिन किसी को यकीन नहीं दिला सकती। वो एक ऐसी माँ है जो देख रही है कि उसकी बेटी खाई की तरफ दौड़ रही है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन बेटी ने कानों में रुई डाल रखी है। अनुपमा का डर सिर्फ गौतम को लेकर नहीं है, उसका डर अपने अतीत को लेकर भी है। वो पाखी और परितोष के मामले में देख चुकी है कि कैसे उसके बच्चे गलत फैसले लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। वो माही के साथ वो इतिहास दोहराना नहीं चाहती, और इसीलिए जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो उसका सालों का सब्र जवाब दे गया। वो जो थप्पड़ था वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो डर था, वो लाचारी थी। एक माँ की हार जो अपनी बेटी को बचाने में खुद को नाकाम महसूस कर रही थी। उस एक थप्पड़ में अनुपमा की पूरी पीड़ा समाई हुई थी। उसे लगा शायद ये थप्पड़ माही को नींद से जगा देगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उस थप्पड़ ने माही को अनुपमा से भावनात्मक रूप से इतना दूर कर दिया कि गौतम के लिए अपना आखिरी दांव चलना आसान हो गया। वो थप्पड़ अनुपमा के हाथ से उठा, लेकिन उसकी चोट गौतम के इरादों को मजबूत कर गई। और फिर गौतम ने अपनी बाजी का आखिरी और सबसे घातक मोहरा चला, सिंदूर। उसने परंपरा को ही हथियार बना लिया। वो जानता था कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक सामाजिक और भावनात्मक बंधन है जिसे तोड़ना अनुपमा के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये शादी प्यार का इजहार नहीं थी, ये अनुपमा के खिलाफ जीत का ऐलान था। हर चुटकी सिंदूर जो वो माही की मांग में भर रहा था, वो अनुपमा के सीने में एक कील की तरह गड़ रहा था। उसने माही से शादी करके उसे अपनी पत्नी नहीं, बल्कि अनुपमा के घर में अपना जासूस, अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अब वो माही का इस्तेमाल करके अनुपमा को हर रोज हर पल मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा। वो घर के अंदर रहकर अनुपमा की हर चाल को नाकाम करेगा। जरा सोचिए उस घर का माहौल। पहले दिन का नाश्ता कैसा होगा जब अनुपमा अपनी बेटी के लिए चाय बनाएगी और गौतम कहेगा, नहीं, मेरी पत्नी सिर्फ मेरे हाथ की कॉफी पीती है। हर छोटी छोटी बात पर वो अनुपमा को ये एहसास दिलाएगा कि अब उसकी बेटी पर उसका कोई हक नहीं रहा। ये एक चेकमेट की स्थिति है जहाँ राजा अनुपमा को चारों तरफ से घेर लिया गया है और सबसे बड़ा मोहरा उसकी अपनी बेटी ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चेकमेट के बाद अनुपमा का अगला कदम क्या होगा? क्या वो हार मान लेगी? नहीं, अनुपमा हार मानने वालों में से नहीं है। अब अनुपमा का वो रूप सामने आएगा जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अब वो सिर्फ माँ नहीं, वो चाणक्य बनेगी। उसकी पहली रणनीति होगी ऑपरेशन घर वापसी। वो किसी भी तरह माही को अपने साथ अपनी नजरों के सामने रखने की कोशिश करेगी। हो सकता है वो गौतम को घर जमाई बनाने जैसा कोई प्रस्ताव रखे ताकि वो अपनी बेटी को गौतम के जहरीले प्रभाव से दूर रख सके। ये घर में एक जहरीला सांप पालने जैसा होगा, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए शायद अनुपमा ये खतरा भी मोल ले ले। उसकी दूसरी रणनीति होगी मिशन पर्दाफाश। वो अनुज की मदद से गौतम के अतीत की हर एक कब्र खोदेगी। उसकी पुराने दुश्मन, उसकी टूटी हुई बिजनेस डील्स, उसकी धोखाधड़ी के हर एक सबूत को वो इकट्ठा करेगी। वो सिर्फ गौतम को बेनकाब नहीं करेगी, वो उसे आर्थिक रूप से कंगाल करने की कोशिश करेगी ताकि उसका घमंड टूटे। और उसकी तीसरी और सबसे अहम रणनीति होगी माइंड गेम्स। अब वो गौतम के ही खेल को उसी पर आजमाएगी। वो सीधे माही से नहीं लड़ेगी, इसके बजाय वो माही के सामने गौतम की अच्छाई का नकाब धीरे धीरे परत दर परत उतारेगी। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी जिससे माही को खुद गौतम की असलियत पर शक होने लगे। जैसे वो अनजाने में गौतम की किसी पुरानी महिला मित्र का जिक्र कर देगी या कोई ऐसा पुराना खत माही के हाथ लगवा देगी जिससे गौतम का अतीत सामने आए। ये एक धीमी और धैर्य वाली लड़ाई होगी। इस मनोवैज्ञानिक महाभारत में बाकी किरदार क्या करेंगे? अनुज कपाड़िया अनुपमा का कवच बनेगा। जहाँ अनुपमा घर के अंदर लड़ेगी, वहीं अनुज बिजनेस की दुनिया में गौतम को घेरेगा। वो गौतम के हर प्रोजेक्ट को फेल करेगा, उसके हर इन्वेस्टर को तोड़ेगा। वो गौतम को इतना मजबूर कर देगा कि गौतम बौखलाहट में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। वनराज शार इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार होने वाला है। वो अनुपमा से नफरत करता है, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। वो गौतम में कहीं ना कहीं अपना ही अक्स देखेगा।
हो सकता है नफरत के बावजूद अपनी बेटी को बचाने के लिए वो अनजाने में ही सही अनुपमा का साथ दे। सोची वनराज अनुपमा एक टीम बनकर गौतम के खिलाफ खड़े हों। ये शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लीला शाब्बा समाज का आईना बनेंगी और अनुपमा पर ही इल्जाम लगाएंगी। तोशा और किंजल शायद इस मामले में न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, जबकि काव्या जो खुद धोखे का दर्द झेल चुकी है शायद अनुपमा की एक अप्रत्याशित सहयोगी बनकर उभरे। दोस्तों, ये कहानी अब सिर्फ एक सीरियल नहीं रही, ये एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हमारे अपने घर में हमारे बच्चों के अकेलेपन और हमारी व्यस्तता से पैदा हुई खाली जगह को कोई बाहरी इंसान भर सकता है। यह हमें दिखाती है कि बगावत और बेवकूफी के बीच की लाइन कितनी महीन होती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अपनी बेटी को इस चक्रव्यूह से निकाल पाएगी, या इस लड़ाई की कीमत उसे अपने माँ बेटी के रिश्ते को हमेशा के लिए खोकर चुकानी पड़ेगी? क्या कोई ऐसा ट्विस्ट आ सकता है जहाँ माही खुद गौतम के खिलाफ कोई चाल चल रही हो? अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप इस कहानी को आगे कैसे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप अनुपमा की जगह होते तो आपका पहला कदम क्या होता? अगर आपको ये डिटेल परत दर परत विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए एक बड़ा सा लाइक करके, और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो सिर्फ सीरियल नहीं देखता बल्कि उसके किरदारों को जीता है। और अगर आप चाहते हैं कि ड्रामा और विश्लेषण का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे तो दिल दोस्ती ड्रामा को सब्सक्राइब करना और वो घंटी वाला आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं कुसुम आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और भी गहरे और मजेदार विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सोचते रहिए कि इस शतरंज की बिसात पर अगला कदम किसका होगा। देखते रहिए दिल दोस्ती ड्रामा।